अब हम बात करेंगे हेट्रोस्केडास्टिसिटी के बारे में। तो CRRM assumptions के अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है एरर्स का, UI, जो एरर्स हैं दे फॉलो their mean is 0 and variance is sigma squared. Notice that यहां लगा हुआ है एक इंडेक्स I. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन एरर्स, ओके, नोटिस दैट जो उन एरर्स का वेरिएंस है वो कुछ कांस्टेंट है. देयर इज नो आई है, यहां पर आई नहीं लगा हुआ है, ये कुछ फिक्स्ड नंबर है. ओके, दैट कैन बी एनी नंबर. सो इट इज the variance is same for all the errors. Okay, so this is what we call homoscedastic, where homo means equal and skedastic means spread. Okay, equal spread. जहां पर आप क्या बात करते हो, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अपने मीन पॉइंट से, अपने एवरेज से कितना कितना दूर है. दैट्स द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स से here we have explanatory variable xi. ओके, तो मे बी इनकम लेवल्स हैं, तो अलग अलग इनकम लेवल्स हैं आपके पास. x1, लेट्स से दिस इज इनकम लेवल, लेट्स से 10,000 की इनकम लेवल, 20,000 की इनकम लेवल, 30,000 की इनकम लेवल, 40,000 की इनकम लेवल, ये ऐसे हो गया. ओके, एंड लेट्स से 10,000 की इनकम लेवल पर ये वाले डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास. ओके, दिस इज द कंजम्पशन लेवल ऑफ द पीपल हु आर अर्निंग 10,000 रुपीज अ मंथ. तो यहां पर आपके पास कंजम्पशन है और ये इनकम लेवल्स या इनकम. ओके, तो 10,000 की इनकम पर किसी की कंजम्पशन है लेट्स से 9,000, किसी की है 7, किसी की 6, 5, इस तरीके से ये नंबर्स. ओके, तो कुछ ऐसा है. एंड देन 20,000 के लिए सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अलग अलग, लेट्स से यहां पर आपकी इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 की इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लोगों का डेटा है, ये 5 लोगों का सैंपल है हमारे पास. और वो किस चीज का सैंपल है? उनके कंजम्पशन लेवल्स का. ओके, लेट्स से यहां पर एवरेज है इधर, यहां एवरेज है यहां इधर. ओके, एंड सेम थिंग गोज फॉर ऑल अदर इनकम लेवल्स एज वेल, समथिंग लाइक दिस. मान लो यहां पर एवरेज, इसका एवरेज है यहां. तो व्हाट वी मीन टू से, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन लेवल्स वो जो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, या टू बी प्रिसाइज, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर इनकम लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम. ओके, दिस इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वल variance for each given xi. Okay, variance of ui for any given level of xi is some constant sigma square. ठीक है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय homoscedasticity. बट अगर ये assumption होल्ड नहीं कर रही है, which means if we have unequal variance, that is variance of ui given xi is equal to sigma I square. यानी डिपेंडिंग अपॉन कि जहां पर जो एरर्स हैं, ये एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने क्रिएट करी है. ओके, सो उसका जो वेरिएंस है वो यहाँ के वेरिएंस से अगर अलग हो जाए, इससे अलग हो जाए, तो हर लेवल ऑफ इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर्स मिल रहे हैं, एरर्स के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करी
उसके जो आपको वेरिएंस मिल रहा है अगर वो अलग अलग आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी इनकम लेवल्स, देन वी हैव हेटेरोस्केडास्टिसिटी। यहां पर इंडेक्स लगा हुआ है, ओके। यानी U1 के लिए सिग्मा 1 स्क्वायर हो गया, U2 के लिए वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। अलग अलग इनकम लेवल्स के अलग अलग एरर्स हैं, एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो अलग अलग वेरिएंस आ रहे हैं, देन वी कॉल, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। ओके, इसे हम कहते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी। ठीक है, तो मे बी द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कि ये वेरिएंस है इधर, X2 लेवल के लिए लेट्स से ऐसा है, X3 के लिए लेट्स से ऐसा है, X4 के लिए ऐसा है, एंड सो ऑन। ओके, so here we have heteroscedastic errors. Now the question is कि ये अराइज क्यों होंगे, क्यों ऐसा क्या हो गया कि वेरिएंस डिफरेंट हो जाएंगे एरर्स के। ओके, देखो इसके पीछे का माइंडसेट क्या है। इन जनरल इकोनॉमिक्स में भी व्हाट वी से इज कि इनकम के अकॉर्डिंग लोग एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू उनका कंज्यूम है, जिसके अकॉर्डिंग वो कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वो जो नेचर है विद द लेवल ऑफ इनकम वो लगभग सेम रहना चाहिए। अगर सेम रहना चाहिए तो लगभग वैसे ही एरर्स आने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो वो प्रॉब्लम आपके मॉडल में क्यों आ गई उसकी बात करते हैं। हाउ डज इट अराइज, हाउ डज इट यानी कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी अराइज, क्या रीजन हो सकते हैं, लेट डिस्कस दैट। एक प्रॉब्लम हो सकती है ओमिटेड वेरिएबल। ओमिटेड वेरिएबल, ओमिट रह गया वो डालना मॉडल के अंदर। सपोज जो एक्चुअल मॉडल होना चाहिए वो है वाई आई इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस बेटा 2 X2 आई प्लस बेटा 3 X3 आई प्लस यू आई। ओके, एंड गलती से अगर हमने इस X3 आई को ओमिट कर दिया, रह गया। ओके, यानी कि हमने जो मॉडल क्रिएट किया वो है वाई आई इक्वल टू A1 प्लस A2 X2 आई प्लस वी आई। नाम चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज अगर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उस डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको इंटरसेप्ट, आपको ये कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट अलग मिलते। ओके, तो आपको ऑब्वियसली नाम, वेरिएबल्स के नाम चेंज करने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली एरर्स भी डिफरेंट आ सकते हैं। तो नए मॉडल में हमने क्या लिए, नए वेरिएबल्स। ओके, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली सेम रहेंगे, ये कोफिशिएंट्स दे माइट बी सेम, दे माइट बी डिफरेंट। ओके, तो हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया उसके लिए। नाउ नोटिस दैट हमने X3 आई अपने मॉडल में नहीं लिया है, यहां पर सिर्फ X2 आई। इसका मतलब आपका ये जो X3 आई है, अगर वो एक्चुअली यहां होना चाहिए था, अगर वो एक्चुअली X3 आई अगर एक्चुअली वाई आई को इम्पैक्ट करता है, लेकिन आपने उसे अपने मॉडल में नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो एरर्स में चला जाएगा, राइट। So it's something like कि Vi is equal to beta 3 X3I, okay, plus Ui. We can say that this thing has gone into this. Okay, notice that this part and this part is same. Okay, in both the models. तो ये part will be equal to this part. इस तरीके से मिल गया। जरा वेरिएबल्स के बारे में यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल थिंग इज जो वेरिएबल ऑमिट किया है वो एरर्स के अंदर आ जाए। ओके, अब इसकी वजह से एरर्स में जो होमोस्केडास्टिसिटी होनी चाहिए थी दैट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द X3I लेवल। ओके, तो X3I कुड हैव बीन समवेयर इट वुड हैव बीन लेट्स से 100, कहीं पर वो 150 होता, कहीं वो 200 होता, कहीं वो 300 होता। ठीक है, अब जब ये आपके नए एरर्स आए हैं दिस, दे विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ X3I। एरर्स अकाउंट करेंगे फॉर X3I एज वेल। तो ड्यू टू विच जैसे जैसे X3I चेंज करेगा
corresponding to that, new errors will also change and they will no longer be homoscedastic. Okay, तो omitted वेरिएबल के omit होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स पॉइंट नंबर 1 फॉर रीजन फॉर occurrence of heteroscedasticity. Next is there might be an incorrect transformation or maybe incorrect functional form. There can be incorrect transformation or incorrect functional form. ओके, इसके बारे में बात करते हैं. तो हो सकता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट माइट बी क्वाड्रेटिक इन नेचर. ओके, एंड आप जबरदस्ती उसे लीनियर ले रहे हो. ओके, एक्चुअली इट माइट बी नॉन लीनियर, बट जब आपने फिट किया मॉडल तो आपने वहां पर लिया है लीनियर. ओके, सो मे बी आपको 1/xi लेना चाहिए था, लेकिन आपने ले लिया xi. आपको मे बी log ऑफ xi लेना चाहिए था, आपने ले लिया xi. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती. तो अगर आपने गलत फंक्शनल फॉर्म चूज किया है वेरिएबल का, देन इन दैट केस अगर आपने स्ट्रेट लाइन उसे जो एक तरीके से उसके इक्वल वेटेज ले लिए, ठीक है, देन उसकी प्रॉब्लम उसकी वजह से एरर्स ऑब्वियसली चेंज होंगे, राइट. ऑब्वियसली इस नॉन लीनियर कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर्स आएंगे और जो फिटेड लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर्स आएंगे दे वुड बी डिफरेंट. ओके, तो अगर आपने गलत फंक्शनल फॉर्म चूज कर लिए या आपने गलत ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ये रेसिप्रोकल वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ओके, तो अगर आपने ये गड़बड़ करी है तो एरर्स में चेंजेस आएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो स्प्रेड होगा वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपने जबरदस्ती इक्वल एरियंस बना रखा है, लेना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग errors might be different and that will lead to heteroscedasticity. Okay, then ये हो गया कि क्यों अराइज हो सकता है. नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, हेट्रो heteroscedasticity is likely to be more in cross sectional data than in time series data. हेट्रोस्केडास्टिसिटी के होने के ज्यादा चांसेस क्रॉस सेक्शनल डेटा में होते हैं एज कंपेयर टू टाइम सीरीज डेटा. क्विकली एक बार देख लेते हैं टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है. टाइम सीरीज डेटा कैसा दिखता है. टाइम सीरीज डेटा में आपके पास लेट्स से एक जगह ईयर गिवन है और दूसरी जगह लेट्स से जीडीपी गिवन है किसी स्मॉल कंट्री की. ओके, तो मे बी 1991 में जीडीपी ऑफ दैट कंट्री इज लेट्स से 50,000 करोड़. ठीक है, 1992 में इट इज 55,000 करोड़. 1993 में इट इज 53,500 crores. Okay, and so on. So this is time series data. Corresponding to time, you have the value of some variable. Okay, so this is time series data. And आपको बताया हुआ है मैंने कि मल्टी कोलिनियरिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर. मल्टी कोलिनियरिटी इज मोर कॉमन इन टाइम सीरीज डेटा. ओके, और क्रॉस सेक्शनल डेटा कैसा दिखता है.
क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, लेट्स से कार लेकर चलते हैं। कार है, लेट्स से मारुति। मारुति की सेल्स, एवरेज माइलेज, ओके, एंड मे बी पेट्रोल कैपेसिटी। ठीक है, तो आप ये सब देख रहे हो। मे बी माइलेज इज, एवरेज माइलेज इज लेट्स से 22, कैपेसिटी इज लेट्स से मे बी 25 liters, okay, sales is let's say maybe 1 lakh cars सेल हुई है, ओके, नंबर है, यूनिट है। ठीक है, फिर फोर्ड मोटर्स के लिए ये सेम डेटा, फिर होंडा के लिए ये डेटा। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक साथ देखो टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल को, तो दैट देन वी गेट पूल्ड और पैनल पैनल डेटा। ठीक है, तो इट वुड बी लाइक कि 1991 में मारुति कार का डेटा, फोर्ड का डेटा, होंडा का डेटा, फिर 1992 में मारुति का डेटा, फोर्ड का डेटा, होंडा का डेटा। जब आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तब आपको मिलेगा पैनल डेटा। ठीक है, दिस इज टाइम सीरीज। फिर किस एक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग सेवरल वेरिएबल, दैट्स क्रॉस सेक्शनल। जब आप दोनों को एक साथ देखोगे, जब आप कंबाइन कर दोगे टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल को, समथिंग लाइक दिस की कार है, उसकी सेल्स, उसकी माइलेज, उसकी कैपेसिटी, पेट्रोल कैपेसिटी। ठीक है, जब आप ये हर ईयर वाइज हर कार के लिए देखते जाओगे, दैट्स पैनल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज कंबाइंड। तो क्रॉस सेक्शनल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज मोर कॉमन, एंड टाइम सीरीज में मल्टी कोलिनियरिटी इज मोर कॉमन। ओके, अब मेन बात पर आते हैं कि हमें इश्यू क्या है। अगर इक्वल वेरिएंस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल कॉन्सिक्वेंसेस। हेट्रोस्केडास्टिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एस्टिमेटर जो है आपके पास, ओएलएस एस्टिमेटर्स, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, ये अभी भी लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपके ओएलएस एस्टिमेटर्स हैं, दे आर स्टिल अनबायस्ड, और अनबायस्ड है तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट भी होंगे। प्रॉब्लम आती है वेरिएंस की, यानी कि एफिशिएंसी की। जो हमारे ओएलएस एस्टिमेटर्स हैं, दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट, यानी कि अब वो, उनका जो वेरिएंस है वो मिनिमम नहीं रहेगा, आर नॉट एफिशिएंट। और ये आप उसके रीजन से समझ सकते हो। हेट्रोस्केडास्टिसिटी का रीजन क्या था, या तो आपने कोई वेरिएबल ओमिट कर दिया, रह गया है मॉडल में डाल लो, या फिर आपने गलत फंक्शनल फॉर्म डाल दिए। गलत फंक्शनल फॉर्म डाल दोगे तो ऑब्वियसली जो वेरिएंट, जो एरर्स आएंगे, एरर्स की वैल्यूज अपने एवरेज से दूर जा सकती। ओके, दूर जाएंगे तो वेरिएंस ज्यादा आएगा, एंड अगर वेरिएंस ज्यादा आएगा, दैट itself means not efficient. Okay, since they do not have minimum variance. Okay, एंड जो फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस ओएलएस एस्टिमेटर्स को निकालने का, जैसे B2 है, उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ओके, जहां पर सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेयर दिस सिग्मा स्क्वायर इज the variance of the errors. Okay, so now since it is not constant anymore, मतलब कि
जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो सैंपल एरर्स का, इसका आपने जब एक्सपेक्टेशन निकाला, इट विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, रादर इट विल बी इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर आएगा. ओके, सो expectation of the statistic is no longer equal to the value of parameter. ओके, तो बायल्ट आएगा, यानी कि जो आपका वेरिएंस निकल कर आएगा B2 का, इसकी वजह से इट विल बी नाउ बायस्ड. ओके, द फॉर्मूला टू एस्टिमेट क्यों? क्योंकि आपने सैंपल यूज कर रहे हो, आप सैंपल डेटा का यूज करके एस्टिमेट कर रहे हो वेरिएंस ऑफ स्लोप कोफिशिएंट. ओके, उसके फॉर्मूले में सिग्मा स्क्वायर आता था. अब क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहा, ओके, जब आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे अपने सैंपल वेरिएंस का, तो इट विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. ओके, सो इट इज बायस नाउ. तो एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ जाएगी आपको. द फॉर्मूला टू एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ OLS एस्टिमेटर्स या एस्टिमेटर, जैसे कि ये आर generally biased. Okay, and that biasness can be upward or it may be downward as well. Biasness दोनों साइड हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है. एंड बायसनेस अराइज क्यों हो रही है? ड्यू टू दिस फैक्ट. Biasness arises from the fact that expectation of sigma hat square is variance of from the sample data. Okay, sample errors, and it will be equal to now sigma I square instead of sigma square. Okay, तो इसकी वजह से अब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था OLSP के टाइम पर, जब हम मिनिमाइज कर रहे थे एरर्स को, वहां से जो हमने ये डिराइव किया है, अब ये जो फॉर्मूला है वो दिस इज नाउ बायस्ड. ओके, एंड लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस. अब क्योंकि जब आप जो आपका वेरिएंस है वो कम या ज्यादा हो सकता है. ओके, बायस्ड है आपका वेरिएंस. तो और वेरिएंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल. जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी पैरामीटर के लिए, ओके, आपको चेक करना है कि आपका मीन पॉपुलेशन मीन के आसपास है कि नहीं है, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. उस सब के लिए जब आप टेस्टिंग करते हो, T टेस्ट लगाते हो, F टेस्ट लगाते हो, वहां आप कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करते हो. और कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में जो मेन रोल है वो वेरिएंस का है. स्प्रेड बनेगा ना एक, तो वेरिएंस का मेन रोल है. तो अब क्योंकि वेरिएंस ही बायस्ड है, तब आप उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर रिलाय नहीं कर सकते. दैट्स अ प्रॉब्लम. द कॉन्फिडेंस interval and hypothesis testing based on T and F test are not reliable anymore, are not reliable. ओके, ये एक प्रॉब्लम है. तो यहां बात होगी रेमेडीज की. ओके, सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस की. एंड अब बात करते हैं कि अगर हमारे डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी आ गई है तो इसे सॉल्व कैसे करें. व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? रेमेडीज की बात करते हैं. तो रेमेडीज में हमारे पास दो कैटेगरीज है. अब या तो वो जो नया हर XI के कोरस्पॉन्डिंग एक अलग वेरिएंस है, या तो आपको वो वेरिएंस पता है या फिर वो आपको वेरिएंस की वैल्यू नहीं पता है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके,
तो पहली कैटेगरी क्या है, व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज नोन, दैट इज जो वेरिएंस है यू आई का, which is expectation of ui square minus expectation of ui का whole square, which is equal to expectation of ui square minus 0. This is 0. This is 0 by the assumptions of CLRM. For any given xi, this should be 0. To be more precise, to be more technically correct, आपको लिखना चाहिए ऐसे, variance of ui given xi. For any given xi जो वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, तो टू बी टेक्निकली करेक्ट ऐसे लिखना चाहिए. इट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एनी वेरिएबल लेट्स से z, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. तो यहां भी वही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई का होल स्क्वायर, कंडीशनल अपॉन एक्स आई, कंडीशनल अपॉन एक्स आई. ओके, so this is 0 by CLRM assumptions, so errors on an average should be 0, and this is equal to expectation of ui square given xi. Okay, it is equal to sigma I square. ठीक है, इंडेक्स लगाएंगे क्योंकि इट विल चेंज विद द लेवल ऑफ एक्स आई. ओके, तो इट चेंजेस, बट हमें अगर इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इफ वी नो दैट, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमारे लिए सॉल्यूशन क्या होगा हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो डिस्कस करने वाले. ठीक है, ये फॉर्मूला था. ओके, सो कंसिडर अ मॉडल yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. ये मॉडल है हमारे पास, एंड assume that error variance sigma I square is known. ओके, मान लो ये हमें पता है. अब अगर हमें पता है, अब क्या किया जा सकता है वो ध्यान से समझ. रेमेडी इज डिवाइड दिस इक्वेशन 1 बाय सिग्मा आई. देखो इससे क्या होगा, तो हमारा नया मॉडल क्या आएगा, वाई आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई इक्वल टू beta 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा आई, beta 2 xi डिवाइडेड बाय सिग्मा आई, ui डिवाइडेड बाय सिग्मा आई. ठीक है, ये हमारी रेमेडी है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया या ये हमने सॉल्यूशन निकाला है. देखो इससे क्या होगा, और ये आप ऑब्वियसली तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि सिग्मा ए क्या है. अगर पता ही नहीं है तो फिर डिवाइड कैसे करो, राइट. तो इस रेमेडी को लगाने का मेन जो पॉइंट है वो ये है, दैट सिग्मा आई स्क्वायर शुड बी नोन, तभी आप ये रेमेडी लगा सकते हो. अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं. सो वी हैव yi डिवाइड बाय सिग्मा आई इक्वल टू beta 1 divided by sigma I plus beta 2 xi sigma I. Let me give it a new name. Let's call these new error terms vi. Okay, इसका हमने नया नाम रख दिया है vi. This is my transformed model. Okay, और यहां पर हमने एरर्स का नया नाम दिया है vi. So this is my transformed model. अब चेक करते हैं वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स, न्यू एरर टर्म्स. देखो क्या हुआ इससे, वेरिएंस ऑफ vi which is equal to expectation of vi square, because this part is 0, expectation of vi square. तो वो कंडीशनल वाला पार्ट हम नॉर्मली हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. हटाना चाहिए नहीं, टेक्निकली दैट इज मोर करेक्ट.
बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट अंडर ग्रेड लेवल थोड़ा सा आप वो कंडीशनल वाला पार्ट देके कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए वो हटा दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वी आई स्क्वायर इक्वल टू, इट विल बी वी आई की जगह क्या आएगा, यू आई अपॉन सिग्मा आई, स्क्वायर लगा हुआ है। एंड सिंस इट इज नोन, अगर नोन है तो कुछ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/सिग्मा आई स्क्वायर। इट इज, सॉरी, है तो ये कुछ वैल्यू ना, दिस सिग्मा 1 स्क्वायर मे बी इट इज, लेट्स से 2, सिग्मा 2 स्क्वायर इज लेट्स से सम 3, मे बी इट्स वैल्यू इज 3। तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो, रह जाएगा अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर। ओके, पर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज सिग्मा आई स्क्वायर, नीचे भी आ गया सिग्मा आई स्क्वायर, आपको मिल गया 1 विच इज अ कॉन्स्टेंट। यानी कि आपके ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल में जो नए एरर्स हैं उनका जो वेरिएंस है वो निकल कर आया कांस्टेंट, विच मींस वी आर बैक टू होमोस्केडास्टिसिटी। देयरफॉर वी आई इज homoskedastic. Okay, so that's how we have solved the problem of heteroskedasticity. That's our remedy. अगर हम सिग्मा ए से डिवाइड कर दे पूरे मॉडल को, तो ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल does not have heteroskedasticity problem. Okay, is it fine? अच्छा, तो और क्या रेमेडी हो सकती है? और प्रॉब्लम यहाँ तो खाली हेट्रोस्केडास्टिसिटी की थी, और तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लिनियरिटी की कोई इशू नहीं था, बायसनेस अब हट जाएगी यहाँ पर। ओके, बायसनेस क्यों आई थी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी की वजह से आई थी। तो दिस मीन्स जो आपका ट्रांसफॉर्म मॉडल है वहां जो एस्टिमेटर्स आएंगे, दी एस्टिमेटर्स ऑब्टेन्ड वंस वी हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, जो नया मॉडल है आपके पास फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल आर ब्लू। ओके, नाउ दे आर ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। ओके, लेकिन notice that, see this sigma I, it will change with the level of xi. ओके, अलग अलग हो सकता है। तो एक तरीके से आपने इन कोफिशिएंट्स को 1/सिग्मा आई का वेटेज दिया है, जो कि पहले 1 था। पहले इनका जो कोफिशिएंट था वो 1 था। नाउ वी हैव दिस 1/सिग्मा आई एज द कोफिशिएंट ऑफ दीज एस्टिमेटर्स बीटा 1 B1 B2। जब आप इनके एस्टिमेटर्स निकालोगे B1 B2, सो उनके उनका एक वेटेज रहेगा विच इज 1/सिग्मा आई। ओके, तो इसीलिए OLS estimators of beta 1 and beta 2 of ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल, नए मॉडल में जहां पर आपने सिग्मा आई से डिवाइड किया है, अब वो OLS एस्टिमेटर्स नहीं रहेंगे, दे आर कॉल्ड वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स। अब वो OLS एस्टिमेटर्स नहीं रहे, दे आर कॉल्ड WLS वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, क्योंकि उन एस्टिमेटर्स के साथ 1/सिग्मा आई की वेटेज रहेगी। ओके, और आप समझते हैं कि हम इस WLS के लिए सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे OLS में आप क्या कर रहे थे, आप समय आप सिग्मा EI स्क्वायर को, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को मिनिमाइज कर रहे थे। यहां भी वही करेंगे, लेकिन इस बार जो आपकी एरर्स है वो भी वेटेड है। आपके एरर्स में भी
सिग्मा आई डिवाइड होगा. ओके, लेट्स सी दैट. करें बात. ऑब्वियसली आप वीडियो को पॉज करके वैसे देख सकते हो, अपने आप टाइम ले सकते हो नोट करने का. ओके, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसकी बात करेंगे. ठीक है. तो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैसा दिख रहा है यहाँ पर. वेर इट लुक्स लाइक दिस. वाई आई अपॉन सिग्मा आई ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सिग्मा आई से डिवाइड करने के बाद, इट लुक्स लाइक दिस. बीटा वन अपॉन सिग्मा आई प्लस बीटा टू एक्स आई अपॉन सिग्मा आई प्लस यू आई अपॉन सिग्मा आई. तो कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होगा. तो ये तो हो गया जहां पर आपके पास कंप्लीट डेटा होना चाहिए, बट वो होता नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, यूज दी सैंपल्स. तो सैंपल डेटा पॉइंट्स में आप सिग्मा आई से जब डिवाइड करोगे, वाई आई बाय सिग्मा आई, बीटा वन की जगह उसका एस्टिमेटर यूज होगा, यानी कि बी वन सिग्मा आई. बी टू, बीटा टू की जगह बी टू एक्स आई सिग्मा आई. यू आई के कोरस्पॉन्डिंग देयर विल बी ई आई सैंपल एरर्स डिवाइडेड बाय सिग्मा आई. तो दिस इज योर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब यहां पर एरर्स सिग्मा, सॉरी ई आई नहीं है, एरर्स आर सिग्मा आई अपॉन सिग्मा आई. एरर्स आर ई आई अपॉन सिग्मा आई. तो ओएलएस में आप क्या कर रहे थे, समेशन ई आई स्क्वायर स्क्वायर्ड एरर्स के सम को मिनिमाइज कर रहे थे. अब एरर्स क्या है, ई आई अपॉन सिग्मा आई, तो इनके स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करेंगे. नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज. ऑब्जेक्टिव वही है, स्क्वायर्ड एरर्स को मिनिमाइज करना, लेकिन अब एरर्स जो है वो वेटेड एरर्स, दीज आर वेटेड एरर्स. हम वेटेड एरर्स को मिनिमाइज करेंगे तो बन गया वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड. ओके, तो समेशन ई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, लेकिन वेटेड एरर्स है, इनको हम मिनिमाइज कर रहे हैं. सो इट विल बी इक्वल टू समेशन ई आई अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर. कैसा दिखेगा, इट विल बी, वेल ई आई के बारे में पता है, इट इज वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई स्क्वायर्ड. ओके, सब कुछ वैसा ही है जैसा ओएलएस में था, एक्सेप्ट डिवाइड बाय सिग्मा आई. ओके, तो इट इज इक्वल टू इस वन अपॉन सिग्मा आई को हम कह सकते हैं वेट. लेट्स गिव इट अ नेम, लेट्स कॉल इट डब्ल्यू आई. समेशन डब्ल्यू आई, समेशन डब्ल्यू आई ई आई स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर को हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यू आई. इट इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, यानी वन अपॉन सिग्मा आई का जो स्क्वायर वो उसका नाम हो गया डब्ल्यू आई. सो दिस इज डब्ल्यू आई एंड द होल थिंग in the numerator as it is. Okay, where wi is equal to 1 upon sigma I square. ठीक है, बेसिक मैनिपुलेशन है. 1 upon sigma I square को wi का नाम दिया, दैट्स. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b1 और b2. तो ऑब्वियसली विल बी मिनिमाइज, जो आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, एंड यू नीड टू चूज b1 एंड b2 ऑप्टिमली. तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू b1 एंड b2. तो डिफरेंशिएटिंग with respect to B1 and B2 क्या मिलेगा, we'll get del summation wi
ई आई स्क्वायर, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू बी वन, क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू, यूजिंग चेन रूल, ये आ गया 2 समेशन डब्ल्यू आई वाई आई बी वन बी टू एक्स आई, ये सब एज इट इज। अब जहां जहां बी वन है वहां वहां डिफरेंशिएशन होगा। सो ये रहा, -1 उसके लिए आ जाएगा, ठीक है, एंड विल इक्वेट इट टू 0। सिमिलरली will be partially differentiating this with respect to B2, and we'll get 2 summation Wi as it is yi minus B1 minus B2 xi, यहां पर we'll get minus xi will equal to 0. This is first equation, this is second equation, यहां से हमें मिल जाएगा -2 summation, यहां से we'll get -2 summation Wi yi minus b1 minus b2 xi इक्वल टू 0। -2 जाएगा राइट हैंड साइड में एंड विल गेट समेशन wi yi इक्वल टू b1 समेशन wi प्लस b2 समेशन wi xi। ओके, लेट्स कॉल इट इक्वेशन ए। ये मुझे मिला है इक्वेशन 1 से। व्हाट अबाउट इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा? विल गेट समेशन wi yi xi summation wi yi xi will be equal to, b1 is a constant, बाहर आ जाएगा, आई एम हियर, इक्वल टू b1 समेशन wi, और यहां से आ गया xi प्लस, अब मैं यहां हूं, इसे राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूं, wi है, b2 बाहर, समेशन wi xi multiplied, so xi square. Okay, so this is इक्वेशन बी। तो जैसे वहां नॉर्मल इक्वेशन थी, ये ए और बी यहां पर नॉर्मल इक्वेशन है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूजिंग इक्वेशन ए, यहां हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इफ आई डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई बोथ द साइड्स? तो समेशन डब्ल्यू आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई, यहां डिवाइड करेंगे रह जाएगा सिर्फ b1 प्लस b2 समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई। ओके, ये आ गया हमारा y बार, लेट्स कॉल इट y बार स्टार। ओएलएफ में y बार था, यहां पर बोलेंगे y बार स्टार। ये है वेटेड एवरेज हो गया, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटीज एक तरीके से सबकी गिवन है, डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वैसा है, वेट सारे वेट्स को आपने ऐड करके डिवाइड कर दिया, या उन्हें फ्रीक्वेंसीज मान लो। आप कैसे निकालते हो? अगर आपके पास डेटा है 1 2 3, 1 फ्रीक्वेंसीज है उनकी 2 3 4, तो आप कैसे निकालते हो इसका एवरेज? 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी 2 + 3 + 4, ये वही चीज है। वेट, वेट इंटू द वैल्यू, वेट इंटू द वैल्यू, वेट इंटू द वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वेट। ओके, ये वो, तो दिस इज वेटेड एवरेज। तो वाई बार स्टार इज इक्वल टू b1 एज इट इज प्लस b2, ये हो गया वेटेड एवरेज x का, तो x बार स्टार। ओके, लेट्स कॉल दिस
equation 3, where B1 is an estimator of beta 1 of transformed model, right? और ये जो y बार स्टार है, x बार स्टार है, ये वेटेड एवरेज है y और x के. एंड इफ हम यहां से जो b1 की वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन b में, तो क्या होगा? इसका यूज करके हमें b2 मिल जाएगा. ठीक है, करें. इफ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b1 इन इक्वेशन b फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से b1 की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन b में यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे b1 की जगह, तो क्या होगा? वेल, विल गेट समेशन wi xi yi, ये तो है, इक्वल टू वहां पर था b1 समेशन wi xi, b2 समेशन wi xi स्क्वायर. ये मेरी इक्वेशन b है, यहां पर मैं अब सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं b1. तो व्हाट आई विल गेट इज wi xi yi इक्वल टू b1 की जगह क्या आएगा? y बार स्टार माइनस b2 x बार स्टार समेशन wi xi b2 summation wi xi square. Okay, ये आ गया. And using this I can find out b2. ठीक है, अब यहां से b2 निकाल लेंगे. So b2 will be equal to ये summation wi xi yi minus what? y बार स्टार समेशन wi y बार स्टार, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, दिस पार्ट विल गो देयर. ओके, तो y बार स्टार साथ में है इसके समेशन wi xi. ओके, और जितने b2 वाली चीजें हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कॉमन लेने के बाद आ जाएंगे डेनोमिनेटर में. ठीक है, थर्ड विल बी इक्वल टू ये हो गया समेशन wi xi स्टार यहां से एंड माइनस x बार स्टार समेशन ये wi xi दिस पार्ट. तो ये हमें मिल जाएगा. ठीक है, ये आप मैंने यहाँ पर स्टेप छोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी ये कैसे आया बाय टेकिंग द स्टेप. थोड़ा सा b2 को आप कॉमन लोगे, बाकी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, एंड व्हाट वी हैव गॉट हियर इज एस्टिमेटर ऑफ beta 2. ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल. ओके, तो इस तरीके से हम फिर इस वेटेड लीस्ट स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, हमने रेमेडी लगाई, सिग्मा आई से चीजें डिवाइड करी, पूरे मॉडल को, सारे वेरिएबल्स को डिवाइड कर दिया सिग्मा आई से, उससे एट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम तो हट गई. नाउ द न्यू इश्यू वाज कि वो तो हटा ली, अब आप इन एस्टिमेटर्स को कैलकुलेट करोगे कैसे? बीटा 1 के लिए b1, बीटा 2 के लिए b2, इन्हें एस्टिमेट करोगे कैसे? तो उसके लिए वी हैव यूज्ड दिस WLS मेथड. ठीक है, बिकॉज अब वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थे वो एस्टिमेटर्स, उनके साथ वेटेज लगी हुई थी. ठीक है, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते. इन OLS वी मिनिमाइज
अनवेटेड और मे बी इक्वली वेटेड, क्योंकि सबके साथ वन लगा हुआ है, इक्वली वेटेड RSS, रेजिडुअल लीस्ट, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ओके, रेजिडुअल एरर्स को कहते हैं। इन WLS we minimize weighted squared residuals where Wi is equal to 1 upon sigma I स्क्वायर। जो वेटेज है वो ये, ठीक है। यानी कि ये जो 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर है, दिस इज एक्टिंग एज वेट, ठीक है। और क्या है यहां पर? तो देखा जाए तो यहां पर इस WLS मेथड में जो भी वेट्स असाइंड है, they are inversely proportional to the value of this variance, right? यानी वेरिएंस जितना ज्यादा होगा, आप उस ऑब्जर्वेशन को वेटेज उतनी कम दे रहे हो, ठीक है। देख रहे हो कैसे ये वर्क कर रहा है? जो जिस भी ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंस, जिन ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, जिस XI के कॉरेस्पॉन्डिंग वेटेज बहुत जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंस बहुत ज्यादा है, हम उस ऑब्जर्वेशन को वेटेज कम दे रहे हैं, ठीक है। वी डोंट वांट टू कंसिडर, वी डोंट वांट टू गिव मच वेटेज टू दोज इनकम लेवल, जो हमारे एग्जाम्पल में था, जहां पर वेरिएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमें तो एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेशन जितना प्रिसाइज है उतना अच्छा है। तो ऐसे में जिस इनकम लेवल के लिए जो वेरिएंस है बहुत ज्यादा है एरर्स में, हम उसे कम वेटेज देना चाहेंगे, हम उसे अपने एस्टिमेशन में कम कंसिडर करना चाहेंगे। ओके, इन WLS the weight assigned to each observation is inversely proportional to summation EI square. Okay, that is observation coming from a population with larger sigma I, that is extreme observation will that is extreme observation with relatively स्मॉलर वेट, राइट। उनको आप कम वेटेज दोगे। वेयर एज ऑब्जर्वेशन कमिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद स्मॉलर सिग्मा आई या सिग्मा आई स्क्वायर विल गेट larger weight in minimizing residual sum of squares, ठीक है। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग WLS मेथड, देखो OLS में क्या होता है, सिग्मा EI स्क्वायर जो है वहां पर सब जगह वेटेज सेम रहती है, राइट। लेकिन जब आप WLS में सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर आप अलग अलग को अलग अलग एरर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग वेट्स दे रहे हो। ओके,
सो आप सोच समझ कर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कहां पर ज्यादा कंसिडरेशन देना है, कहां पर आपको कम कंसिडरेशन देना है. सो इसीलिए WLS को सुपीरियर माना जाता है एज कंपेयर टू OLS. इन OLS, each summation EI square will receive same weight in minimizing RSS. Okay, therefore WLS is superior to OLS. Okay, so these are the some main points regarding WLS method. तो आई होप आपको हेट्रोस्केडास्टिसिटी को लेकर काफी क्लैरिटी मिली होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. तो कुछ और चीजें बची. अभी हमने बात करी थी जब सिग्माए नोन हो तब क्या करना है, बट अगर अननोन हो तब क्या करेंगे, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे कि तब इस हेट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ये हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. ऑलराइट, आई होप यू लाइक दिस.